हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियर्स पाठशाला। हम लोग हाईवे इंजीनियरिंग के क्वेश्चन कर रहे हैं। कौन से बुक से कर रहे हैं आपको ऑलरेडी पता है। तो हम लोग आज आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग 114 क्वेश्चन तक कर लिए थे। अब 115 नंबर क्वेश्चन से आज हम लोग करेंगे। ठीक है, तो 115 नंबर का क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द क्रिटिकल कॉम्बिनेशन ऑफ द स्ट्रेसेस फॉर द कॉर्नर रीजन इन सीमेंट कॉन्क्रीट रोड इज़। देखो, आपको समर के लिए अलग होता था, विंटर के लिए अलग होता था, इंटीरियर रीजन एंड एज रीजन के लिए अलग होता था, जबकि आपका एक्सटीरियर रीजन के लिए अलग होता था। ठीक है, तो उसको हम लोग थोड़ा आज डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात, एक मिनट, कलर चेंज कर लें क्या। देखो, इंटीरियर या फिर एज रीज़न के लिए अगर जब मैं बात करता हूँ तो समर में क्या होता था, समर में हम लोग क्या लेते थे, ये देखो ऑप्शन ए में क्या दिया है, ऑप्शन ए को देखो, लोड स्ट्रेस प्लस वार्पिंग स्ट्रेस माइनस फ्रिक्शनल स्ट्रेस हो जाता था समर के लिए। ठीक है, जब वो कौन से रीज़न की बात करता, इंटीरियर या फिर एज रीज़न की बात करता। और ऑप्शन बी को देखो, लोड स्ट्रेस प्लस वार्पिंग स्ट्रेस प्लस फ्रिक्शनल स्ट्रेस हो जाता विंटर के केस में। ठीक है, विंटर के केस में हो जाता। क्वेश्चन में पूछा क्या है कि क्रिटिकल कॉम्बिनेशन ऑफ द स्ट्रेसेस फॉर द कॉर्नर रीजन के लिए पूछ रहा है, वो एज या फिर इंटीरियर रीजन के लिए नहीं पूछ रहा है। तो कॉर्नर रीजन में चाहे समर हो चाहे विंटर हो, आपका क्या होता था, लोड स्ट्रेस प्लस वार्पिंग स्ट्रेस के बराबर ही हो जाता था आपका टोटल स्ट्रेस। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। फॉर द कॉर्नर रीजन चाहे समर हो या विंटर, जो आपका क्रिटिकल कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेसेस होगा लोड स्ट्रेस प्लस वार्पिंग स्ट्रेस होगा। 116 नंबर क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। टाई बार इन सीमेंट कॉन्क्रीट पेवमेंट आर, टाई बार कहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स में प्रोवाइड किया जाता है। अब ये लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स, वार्पिंग जॉइंट्स, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स, एक्सपांसन जॉइंट्स, ये सब एक्चुअली में रिजिड पेवमेंट में प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी होता है। रिजिड पेवमेंट मतलब क्या हो गया, सीसी रोड, सीमेंट कॉन्क्रीट रोड। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि ये रोड है, ठीक है, देखे होगे जनरली, देखना डायग्राम बना रहा हूँ मैं, एक मिनट इसको मिटाल के, ये मान लेते हैं आपका रोड है। तो देखे होगे सीमेंट कॉन्क्रीट रोड जनरली जो होता है खंड खंड में डिवाइड होता है ऐसा करके। ठीक है, होता है कि नहीं, देखे होगे ना। तो ये आपका यही जो खंड है ना, वही तो उसका जॉइंट है। ठीक है, कौन सा जॉइंट कौन सा उसको देखते हैं। जैसे कि आपका ये बीच में आ रहा है, ये बीच में, ठीक है, यही तो आपका लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट है। ठीक है, बीचों बीच में जो आपका लाइन है वो लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट है, जबकि ये जो है आपका कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट है। ठीक है ना, शेड में बनाते जा रहा हूँ उसको देखना, तो ये आपका कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट है। तो देखो, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट और एक्सपांसन जॉइंट में डिफरेंस क्या होता है, तो कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट की जो स्पेसिंग होती है वो कम होती है, एक्सपांसन जॉइंट की स्पेसिंग ज़्यादा होती है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट लगभग 4.5 मीटर के डिस्टेंस में प्रोवाइड किया जाता है, और जबकि एक्सपांसन जॉइंट, ये पूरा ये जो जॉइंट है वो एक्सपांसन जॉइंट है। तो एक्सपांसन जॉइंट का स्पेसिंग क्या होता है, ज़्यादा होता है, वो लगभग समर रीजन में आपका 20 से 30 मीटर में प्रोवाइड किया जाता है, जबकि विंटर में थोड़ा अलग हो जाता है, 50-60 मीटर की डिस्टेंस में एक्सपांसन जॉइंट प्रोवाइड किया जाता है। वैसे कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट भी है, 4.5 मीटर जो अपन बोल रहे हैं वो समर रीजन में है, क्योंकि समर मतलब जहाँ गर्म क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ पर क्या होगा, एक्सपांसन जॉइंट और कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट कम डिस्टेंस में प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा आएगा एक्सपांसन और कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है ना, आ गया ना समझ में। और ठीक है, वैसी है वार्पिंग जॉइंट भी, लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट है, वहीं पर होता है, लेकिन ये पूरा कंटिन्यूस नहीं होता है। ठीक है ना, इसको मतलब प्रैक्टिकली जब रोड बनते हुए देखोगे ना तब समझ में आएगा। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट समझ में आ गया ना, ये आपका सेंटर में जो आपका लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट होगा। अब ये लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट में ही हम लोग क्या करते हैं, टाई बार प्रोवाइड करते हैं, ऐसे करके टाई बार आपका दिया गया रहता है। ठीक है ना, कभी देखे होगे तो खंड खंड में रोड बनता है, पूरा एक साथ नहीं बनता है। मान लेते हैं 2 लेन रोड बन रहा है, तो आपका राइट वाला पहले बन गया रोड, तो देखे होगे तो रोड बनने के बाद थोड़ा क्षण बाहर में निकले रहता है आपका। ठीक है ना, लेटरली जो है क्षण बाहर में निकले रहता है, वही क्षण जो दिखता है ना आपको, वही तो आपका टाई बार है, जो कि हम लोग लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट में प्रोवाइड करते हैं। आ गया समझ में। ठीक है, तो टाई बार हम लोग कहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, अगर पूछेगा आपको तो क्या बोल दोगे, लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट में हम लोग प्रोवाइड करते हैं।
ठीक है। और क्यों प्रोवाइड करते हैं, तो लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट क्या होता है, एक्सपांसन जॉइंट क्या होता है, तो देखो जो नाम है ना उसी चीज़ को अलाउ करता है। जैसे एक्सपांसन जॉइंट एक्सपांसन को अलाउ करता है, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट कॉन्ट्रैक्शन को अलाउ करता है, वार्पिंग जॉइंट वार्पिंग को अलाउ करता है, लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट को अलाउ करता है। ये सब करने से होगा क्या, तो अगर ये नहीं होता तो क्रेकिंग डेवलप हो जाता, ठीक है ना। इनमें से कोई सा भी जॉइंट अगर सीसी रोड में नहीं होता, रिजिड पेवमेंट में नहीं होगा, तो आपका रोड में क्रेकिंग डेवलप हो जाएगा, क्रेक आ जाएगा, ठीक है। आगे समझ में। 117 नंबर क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। द मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट इन रिजिड पेवमेंट इज, मैक्सिमम स्पेसिंग अभी तो मैं बताया क्या, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट के लिए 4.5 मीटर होता है। ये एक्चुअली में समर रीजन में होता है, विंटर में थोड़ा ज़्यादा लगभग डबल हो जाता है मान के चलो, ठीक है। उसके बाद 118 नंबर क्वेश्चन में मैक्सिमम थिकनेस ऑफ एक्सपांसन जॉइंट इन रिजिड पेवमेंट। देखो एक्सपांसन जॉइंट की थिकनेस पूछा है आपको, स्पेसिंग नहीं पूछा है, ध्यान रखना। स्पेसिंग पूछा रहता तो आप लोग क्या बोलते, लगभग कितना 20-30 मीटर, ठीक है। या फिर आपका विंटर क्षेत्र में अगर जाते तो वहाँ पर 50-60 मीटर हो जाता है, ठीक है। अभी आपको थिकनेस पूछा है, उनके बीच का गैप पूछा है। जैसे रेलवे पटरी में भी हम लोग एक्सपांसन जॉइंट प्रोवाइड करते हैं, वो लगभग 1 इंच का होता है ना, वैसे ही आपका सीसी रोड में एक्सपांसन जॉइंट पूछ रहा है जो कि आपका 25 mm का होता है, ठीक है। उसके बाद 119 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। द फंक्शन ऑफ एन एक्सपांसन जॉइंट इन रिजिड पेवमेंट इज टू, एक्सपांसन जॉइंट का फंक्शन क्या होता है अभी मैं बताया, जो नाम होता है वही उसका काम होता है। मतलब क्या अलाउ करेगा, आपका फ्री एक्सपांसन को अलाउ करेगा, ठीक है। ऑप्शन डी हो गया। 120 नंबर क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। A traffic survey related to the present average daily traffic of the commercial vehicle is 1000. The annual growth of the traffic found to be 8%. The pavement construction is to be completed in 3 years after the last traffic count, and the number of the vehicle for the design of rigid pavement will be taken as, ठीक है। आपको ना जब भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाओगे ना, तब आपको उस क्वेश्चन में सबसे पहला दिमाग में ये आना चाहिए कि उस क्वेश्चन में निकालने क्या बोला है, ठीक है। आधा क्वेश्चन तो वही सॉल्व हो जाता है। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन में आपको निकालने क्या बोला है, जैसे ही निकालने क्या बोला है वो समझ में आएगा, तो वैसे ही आपको उसका फॉर्मूला याद आएगा। बस यही चीज़ तो होता है न्यूमेरिकल में। और जनरली क्या होता है, जब भी बड़ा क्वेश्चन होता है ना, मैं एक ट्रिक आपको बता देता हूँ, लास्ट लाइन को पढ़ लिया करो, ठीक है। वहीं पर जनरली आपको लिखा रहता है कि क्या चीज़ निकालना है, ठीक है। लास्ट 2 लाइन को जब पढ़ोगे तो इसमें क्या लिखा है, नंबर ऑफ व्हीकल फॉर द डिज़ाइन ऑफ द रिजिड पेवमेंट। मतलब कि ये पूछना चाह रहा है कि कितने नंबर ऑफ व्हीकल पूछना चाह रहा है, इतना समझ में आ गया। लेकिन नंबर ऑफ व्हीकल को कब के लिए पूछना चाह रहा है, डिज़ाइन रिजिड पेवमेंट, मतलब डिज़ाइन लाइफ रिजिड पेवमेंट का कितना होता है ये आपको पता है क्या। हमको पता है कि देखो अगर बिटुमिनस पेवमेंट होता तो उसका डिज़ाइन लाइफ 15 साल का होता है, पढ़ते हैं हम लोग। और वहीं पर सीसी रोड हो जाता है तो लगभग डबल हो जाता है, 30 साल हो जाता है, कभी कभार 20 से 30 साल भी बोल सकता है। तो 30 साल क्या हो जाता है, डिज़ाइन लाइफ हो जाता है, या फिर 20 से 30 साल जो रिजिड पेवमेंट होता है उसका डिज़ाइन लाइफ हो जाता है। तो आपको यही पूछा है। हम लोग जब भी रोड बनाते हैं, ठीक है, रोड बनाते हैं तो हम लोग क्या सोच के बनाएंगे कि वो रोड जो है 30 साल चलने वाला है। वैसे चलता तो 4-5 साल भी नहीं है, ठीक है ना वो बात अलग है, इंडिया की बात कर रहा हूँ। तो होता क्या है कि हम लोग यही सोच के बनाएंगे कि 30 साल तक रोड चलने वाला है, तो जो 30 साल आते तक वो ट्रैफिक उस रोड में कितना हो जाएगा, ठीक है ना, उसी ट्रैफिक को तो निकालना है, वही तो निकालना है नंबर ऑफ द व्हीकल, मतलब 30 साल बाद का नंबर ऑफ व्हीकल निकालना है। तो आपको क्या दिया है कि आपको अभी प्रेजेंट ट्रैफिक कंडीशन दे दिया गया है, मतलब वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम दे दिया गया, प्रेजेंट वॉल्यूम आपका 1000 है, ठीक है ना। बोला है ना शुरू में, देख लो, प्रेजेंट एवरेज ट्रैफिक कमर्शियल व्हीकल इज़ 1000, ठीक है। और उसका ग्रोथ रेट भी दे दिया है कि वो 8% के ग्रोथ से बढ़ रहा है, एनुअल रेट दे दिया गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, एकदम साधारण है यार, 8% के रेट से बढ़ रहा है तो 1.08 नहीं कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप फार्मूला लगाना चाहो तो फार्मूला लगा लो, ठीक है। कैसे करोगे आप लोग, 100 + 8 डिवाइडेड बाई 100, है ना, टू दी पावर में n करोगे, ठीक है। और मल्टी में प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, 1000 है। बस यही तो करना है आपको, n का वैल्यू पता होना चाहिए। n का वैल्यू जो होगा 20 से 30 साल के बीच में होता है। अभी क्वेश्चन में तो बोला नहीं है, ठीक है, नहीं यानी बताया नहीं है, लेकिन हमको पता है कि 20 से 30 साल के बीच में n का वैल्यू होगा। अब वो ऑप्शन देख के आपको पता चलेगा कि आंसर क्या लेना है। तो
तो जब हम लोग ऊपर जाएंगे ऑप्शन को देखेंगे तो आपको दिया गया है कि 1000 इंटू 1.08 टू दी पावर 13 टू दी पावर 23। अब ये 13 तो हो नहीं सकता पावर में, ठीक है, और 23 दिया है, 23 हो सकता है, सी ऑप्शन में 13 दिया है और उसके अलावा वैल्यू भी गलत दिया है 0.92, तो सी ऑप्शन तो होगा नहीं और डी ऑप्शन भी नहीं होगा क्योंकि 3 दिया है पावर में। तो आपको आंसर क्या लेना है, ऑप्शन बी लेना है। ठीक है, ख़त्म हो गया। आगे बढ़ते हैं अब 121 नंबर के क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। द फंडामेंटल फैक्टर इन सिलेक्शन ऑफ द पेमेंट टाइप इज। कौन कौन से फैक्टर, जब आप एक पेमेंट डिज़ाइन करना चाह रहे हो, पेमेंट सेलेक्ट करना चाह रहे हो एक्चुअली में, तो उसमें कौन सा सबसे मेन फैक्टर होगा जिसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। टाइप मतलब कौन से टाइप का रोड होना चाहिए, एंड इंटेंसिटी ऑफ ट्रैफिक, यही तो सबसे मेन फैक्टर होगा ना, टाइप एंड इंटेंसिटी ऑफ ट्रैफिक। 122 नंबर क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। द मोस्ट सुटेबल मटेरियल फॉर द हाईवे एम्बैंकमेंट इज ग्रेनुलर सॉइल। याद रखना, मोस्ट सुटेबल मटेरियल क्या होगा एम्बैंकमेंट के लिए, ग्रेनुलर सॉइल होगा। 23 नंबर क्वेश्चन में मैक्सिमम डेली ट्रैफिक कैपेसिटी ऑफ बिटुमिनस पेवमेंट इज। बिटुमिनस पेवमेंट का मैक्सिमम डेली ट्रैफिक पूछ रहा है तो आपको याद होना चाहिए ये 1500 टन पर डे। ठीक है, ये उसका क्या होता है, मैक्सिमम डेली ट्रैफिक कैपेसिटी होता है बिटुमिनस रोड का। 124 नंबर क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। मोस्ट सुटेबल इक्विपमेंट फॉर कॉम्पैक्टिंग क्लेई सॉइल इज। अब ये सॉइल मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, आपको पता भी होगा, आई थिंक सीपीएम में भी पढ़ते हो, जब कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट पढ़ते हो तो सी फुट रोलर, ठीक है ना, सी फुट रोलर का यूज़ हम लोग करते हैं जब भी क्लेई सॉइल को कॉम्पैक्ट करना होता है। ठीक है, उसके बाद फिर 125 नंबर क्वेश्चन। द एग्रीगेट्स रिक्वायर्ड फॉर 1 किलोमीटर लेंथ ऑफ द वाटर बाउंड मैकेडम रोड पर मीटर विड्थ ऑफ द 10 mm थिकनेस। ठीक है, मतलब सब चीज़ तो दिया गया है, रोड का डायमेंशन दिया गया है कि रोड मान लेते हैं 1 किलोमीटर का लेंथ है उसका। ठीक है, रोड का लेंथ कितना दिया गया है, 1 किलोमीटर का लेंथ है। विड्थ कितना दिया गया है रोड का, 1 मीटर दिया गया। पर मीटर बोल रहे हैं ना, वाटर बाउंड मैकेडम रोड पर मीटर विड्थ एंड इट्स थिकनेस इज, थिकनेस जो आपको नहीं दिखेगा 2D डायग्राम में 3D बनाना पड़ेगा उसके लिए, तो यहाँ पर मैं थिकनेस करके लिख देता हूँ, T इज इक्वल्स टू आपको 10 mm दे दिया गया है। ठीक है, याद रखना mm में दिया गया है, 1 किलोमीटर में और 1 मीटर में है, विड्थ मीटर में है। तो आपको निकालना क्या है कि कितना एग्रीगेट लगेगा, बस उसका वॉल्यूम निकाल लो। ठीक है, वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, 1000 किलोमीटर को मैं क्या कर देता हूँ, मीटर में चेंज कर देता हूँ, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर इनटू क्या हो जाएगा 1 एंड मल्टीप्लाइड बाई में 10 डिवाइडेड बाई 1000। मीटर में चेंज करोगे तो कुल मिला के 1000 कटेगा और 10 मीटर क्यूबिक आंसर आएगा। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि 10 मीटर क्यूबिक आंसर नहीं होगा। जब भी आपको पूछेगा तो आप लोग वॉल्यूम निकालोगे और उसको कितना % इंक्रीज़ करोगे, 20% इंक्रीज़ करोगे, वही आंसर होगा। याद रखना, सेफ्टी फैक्टर ध्यान में रखना पड़ेगा ना। एकदम जैसे कि आप लोग घर बना रहे हो, ठीक है, कोई सा भी दीवार खड़ा करना है, तो आपको पता है कि उस दीवार को खड़ा करने में आपको मान लेते हैं 200 ईंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप एकदम से 200 ईंट तो नहीं मंगाओगे ना, 200 थोड़ा ज़्यादा मंगाओगे, तो इसलिए अपने को 20% सेफ्टी फैक्टर लेना पड़ेगा। तो आंसर क्या लोगे, 10 की जगह में 12 मीटर क्यूबिक हो जाएगा, 20% हमको ज़्यादा लेना है आंसर। उसके बाद फिर द केम्बर ऑफ शोल्डर इन वाटर बाउंड मैकेडम रोड इज़, 26 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। जो केम्बर होता है जो प्रोवाइड करते हैं उसके बारे में हम लोग प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्रॉस स्लोप ऑफ द पेवमेंट, गलत है, क्रॉस स्लोप उसका ज़्यादा होता है, तो क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, ग्रेटर देन द क्रॉस स्लोप ऑफ दी पेवमेंट। जो भी आपका कैरिएज वे होता है या फिर पेवमेंट, मेन पेवमेंट है जिसमें गाड़ी चल रहा है, उसका जितना भी केम्बर प्रोवाइड किया हो उससे ज़्यादा केम्बर हम लोग शोल्डर में प्रोवाइड करते हैं। क्या काम होता है शोल्डर का, तो इमरजेंसी के पर्पज़ से सबसे मेन काम उसका वही होता है। ठीक है, और डिफरेंट हम लोग डिस्कस किए थे शोल्डर के बारे में। उसके बाद 128 क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। इसमें पूछ रहा है आपको इन हाईवे कंस्ट्रक्शन रोलिंग स्टार्ट फॉर्म, एकदम कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। जब रोड बनते हुए देखे ही होंगे कभी ना कभी, तो रोलर आता है, रोलर मशीन डामर बिछने के बाद क्या करता है, कहाँ से रोलिंग स्टार्ट करता है, आपका किनारे से रोलिंग स्टार्ट करता है और उसके बाद बीच की ओर आगे बढ़ता है। ठीक है, आगे समझ में, मतलब ऐसा बोल सकते हो लोअर एलिवेशन से हायर एलिवेशन की ओर या फिर हायर क्या बोलना चाहिए, हाइट की ओर आगे बढ़ता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, साइड एंड प्रोसीड टू सेंटर।
ठीक है, क्योंकि सेंटर में हम लोग केम्बर प्रोवाइड करते हैं ना, हर रोड में केम्बर प्रोवाइड करना जरूरी होता है। तो केम्बर कैसे प्रोवाइड करते हो, सेंटर में आपका थोड़ा सा हाइट ज़्यादा होता है रोड का और एज आते आते कम होते जाता है, तो इसलिए रोलिंग कहाँ से स्टार्ट होगा, साइड एंड प्रोसीड टू सेंटर। 129 नंबर क्वेश्चन, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वाटर बाउंड मैकेडम रोड्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द ऑपरेशन आफ्टर स्प्रेडिंग द कोर्स एग्रीगेट इज। अब देखो वाटर बाउंड मैकेडम रोड मतलब गिट्टी वाला रोड आप लोग बनते हुए देखे होगे या फिर नहीं भी देखे होगे तो अभी देख लो, ठीक है, अभी देख लो, मतलब मैं बता रहा हूँ उसको इमेजिन कर लो। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, गिट्टी बिछाते हैं, ठीक है ना, गिट्टी का जो भी साइज़ होगा मान लेते हैं 20 mm का है, ठीक है, तो वो गिट्टी को बिछा दिए, बिछाने के बाद फिर क्या करता है, रोलर आता है और उसको कॉम्पैक्ट करता है तो वो मस्त प्लेन हो जाता है, ठीक है। अब कॉम्पैक्ट होने के बाद फिर क्या होता है, उसमें बहुत सारे वाइड होते हैं, तो वाइड को भरने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्क्रीनिंग मिलाते हैं, स्क्रीनिंग मटेरियल मिलाते हैं। अभी स्क्रीनिंग मटेरियल जो उसके वाइड में जाके फिट हो जाए, मतलब जाहिर सी बात है कि गिट्टी तो आपका कोर्स एग्रीगेट है तो फाइन एग्रीगेट हम लोग मिलाएंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर से क्या करते हैं, हम लोग उसको रोल करते हैं और उसके बाद वेट रोलिंग करते हैं, ठीक है। वेट रोलिंग मतलब कि आप पानी मिला के रोल कर देते हैं जिससे और ज़्यादा वो कॉम्पैक्ट हो जाए, ठीक है ना। अब मिट्टी में पानी मिलाओगे तो वो थोड़ा सा दबेगा, ठीक है, अपना जगह लेगा कि नहीं, तो वही चीज़ होगा, तो पानी मिला के फिर से एक बार रोलिंग करेंगे, तो ये तीसरा स्टेप हो गया। अब चौथे स्टेप एंड लास्ट स्टेप में करते क्या हैं, या फिर सेकंड लास्ट भी बोल सकते हो, उसमें हम लोग फिलिंग एप्लीकेशन करते हैं, मतलब एप्लीकेशन ऑफ द फिलर मटेरियल। फिलर मटेरियल मतलब अब जो भी थोड़ा बहुत अपने को वाइड दिख रहा है उसको भी हम लोग फिल करते हैं फिलर मटेरियल के थ्रू। जाहिर सी बात है फिलर मटेरियल भी आपका फाइन मटेरियल ही होगा। अब उसके बाद आपका वाटर बाउंड मैकेडम रोड बन के तैयार हो गया है, लेकिन कुछ केसेस में हम लोग ऊपर में इस सरफेस कोर्स भी मतलब सरफेस कोर्स में हम लोग बिटुमिन भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो आजकल के समय तो बिटुमिन ऐड करते ही हैं, पहले के समय में गांव का रोड जो होता था वो बिना बिटुमिन वाला होता था। वैसे तो आज के समय में सीसी रोड बनने लग गया है जब से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आया है, ठीक है ना। तो ये बहुत ही अच्छी योजना है वैसे सरकार की, और उसके कारण आपको कोई सा भी रोड, कच्चा रोड मेरे को तो नहीं दिखता है गांव में भी, ठीक है। अभी भी कुछ बहुत जो पिछड़े एरिया होंगे वहाँ होंगे, लेकिन बहुत ही कम होंगे, मेरे को ऐसा लगता है लगभग 90% तो आपके रोड बन ही चुके हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग ड्राई रोलिंग करेंगे, उसके बाद फिर स्क्रीनिंग मटेरियल मिलाएंगे, ठीक है, उसके बाद वेट रोलिंग करेंगे और उसके बाद फिर फिलर मटेरियल मिलाएंगे, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ द फिलर मटेरियल, ठीक। तो ये हो गया आपका स्टेप। तो 130 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, पेनिट्रेशन मैकेडम कंस्ट्रक्शन द बिटुमिन इज। अब पेनिट्रेशन मैकेडम कंस्ट्रक्शन मतलब वही वाटर बाउंड मैकेडम कंस्ट्रक्शन बोल सकते हो। बिटुमिन को कब मिलाओगे, अभी मैं बताया सबसे लास्ट प्रोसेस में, मतलब ऑप्शन ए को पढ़ोगे तो स्प्रेड आफ्टर द एग्रीगेट आर स्प्रेड एंड कॉम्पैक्टेड, मतलब जब एग्रीगेट आपका फुली कॉम्पैक्टेड हो चुका रहेगा, सभी प्रोसेस कंप्लीट हो चुका रहेगा, तभी तो आप बिटुमिन को स्प्रेड करोगे। तो वही चीज़ है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 131 नंबर क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। व्हेन द बिटुमिनस स्पेसिंग इज डन ऑन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ब्लैक टॉप रोड और ओवर एग्जिस्टिंग सीमेंट कॉन्क्रीट रोड, द टाइप ऑफ द ट्रीटमेंट इज गिवन बाई। देखो ये सील कोट, टेक कोट, प्राइम कोट, इमल्सन तो आई थिंक कल बताया, मतलब प्रीवियस लेक्चर में बताया था तो समझ में आ गया होगा। बताया हूँ कि नहीं, अगर नहीं बताया हूँ अभी बता देता हूँ, चलो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक रोड का लेयर बना लेते हैं, सबसे नीचे में हम लोग सब ग्रेड बना लेते हैं, मान लो, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, सब ग्रेड हो गया, ठीक। उसके ऊपर में सब बेस हो गया, सब बेस के ऊपर में बेस हो गया, और बेस के ऊपर में क्या हो गया, सरफेस कोर्स हो गया। चलो एक काम करते हैं, सरफेस कोर्स को भी दो भागों में बांट लेते हैं। तो ये आपका सरफेस कोर्स है, तो ऊपर वाला सरफेस कहलाएगा सरफेस कोर्स में, और नीचे वाले को हम लोग बोल लेते हैं बाइंडर लेयर या फिर बाइंडर कोर्स, ठीक है। सरफेस कोर्स और बाइंडर कोर्स में हम लोग बांट लेते हैं, ठीक है, सरफेस लेयर को, या फिर वीयरिंग सरफेस भी बोलते हैं ना, वीयरिंग लेयर भी बोलते हैं, ठीक है। उसको हम लोग दो भागों में बांट लिए। तो अब होता क्या है, टेक कोट कहाँ पर होता है, टेक कोट जो होता है आपका जो बेस है और जो बाइंडर कोर्स है, ठीक है। तो बेस कोर्स के ऊपर में हम लोग, अरे ये थोड़ा सा फीका हो गया क्या, एक मिनट रुक जाओ, कलर चेंज कर लेता हूँ। देखो, तो बेस कोर्स के ऊपर में ही हम लोग क्या करते हैं, बेस कोर्स तक जब काम कंप्लीट हो जाता है ना, तो उसके बाद उसके ऊपर में हम लोग मिलाते हैं प्राइम कोट, ठीक है।
प्राइम कोट एक प्रकार से गोंद है बोल सकते हो नॉर्मल भाषा में, या फिर प्राइम कोट अगर प्रैक्टिकली देखे होगे तो ट्रक के पीछे से स्प्रे निकलते रहता है काला काला, ठीक है ना। रोड जब बीत जाता है, मान लेते हैं वाटर बाउंड मैकेडम रोड आपका बन चुका है, मतलब गिट्टी उसमें बीत चुका है, ठीक है। उसके ऊपर में फिर उसका स्क्रीनिंग मटेरियल भी फिल कर चुके हो, ठीक है, बढ़िया से। अब उसके बाद फिर क्या होता है, स्प्रे मतलब काला काला आपका एक पेंट टाइप का नहीं दिखते रहता है, ठीक है, स्प्रे होते रहता है, वही आपका प्राइम कोट है। प्राइम कोट के ऊपर में फिर बाइंडर कोर्स, फिर बाइंडर कोर्स के ऊपर में जो आता है आपका, ये आता है टेक कोट, ठीक है ना। टेक कोट आता है, और टेक कोट बाइंडर कोर्स के ऊपर में जब टेक कोट हो जाता है तो फिर सरफेस कोर्स आएगा। सरफेस कोर्स मतलब बाइंडर कोट सरफेस कोर्स एक प्रकार से एस्फाल्ट ही है, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, सबसे ऊपर लेवल में सील कोट डालते हैं। सील कोट याद रखना, ये फाइनल कोट नहीं होता, ठीक है ना। कभी कभार पूछता है, सील कोट एक्चुअली में सिर्फ कवर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए सरफेस कोर्स को लगाया जाता है, और कभी कभार सील कोट कई जगह में लगाया जाता है, कभी नहीं लगाया जाता है, ठीक है ना। तो सील कोट जिस रोड में लगे रहता है वो बढ़िया से एकदम चिकना, एकदम मक्खन जैसे दिख रहा है ना रोड, मतलब समझ लो इसमें सील कोट लगा है। और नहीं दिख रहा है ना, एकदम रफ टाइप का दिख रहा है थोड़ा सा, ठीक है, तो वो उसमें समझ लो सील कोट नहीं लगा है। कभी कभार लगता है ना क्या मक्खन रोड है करके, एकदम चिकना, ठीक है, तो उसमें समझ लेना, और एकदम डार्क कलर का दिखेगा काला, तो वो क्या होता है, उसमें सील कोट लगा हुआ है, ठीक है। तो वही चीज़ है आपका सील कोट जो होता है फाइनल कोट नहीं होता, इसका पर्पस सिर्फ क्या होता है, प्रोटेक्ट करना आपके सरफेस कोर्स को। तो प्राइम कोट कहाँ पर होता है, बेस कोर्स के ऊपर में, उसके बाद फिर बाइंडर कोर्स आता है, बाइंडर कोर्स के बाद फिर टेक कोट आता है, और टेक कोट के बाद फिर क्या होता है, सील कोट होता है। प्राइम कोट का काम क्या होता है, जो आपका एग्जिस्टिंग सरफेस है और जो आप लोग न्यू सरफेस ऐड करने वाले हो उन दोनों को बॉन्ड प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, बॉन्ड प्रोवाइड करता है। तो क्वेश्चन में आपको 31 नंबर क्वेश्चन को देखोगे आप, तो वहाँ पर क्या पूछा था, व्हेन द बिटुमिनस सरफेसिंग इज डन ऑन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ब्लैक टॉप रोड और ओवर एग्जिस्टिंग सीमेंट कॉन्क्रीट रोड, देन टाइप ऑफ द ट्रीटमेंट इज गिवन बाई, ये टेक कोट है एक्चुअली में, ठीक है, वो टेक कोट के बारे में पूछ रहा है। तो टेक कोट क्या होता है आपको समझ में आ गया, ठीक है। एक प्रकार से हम लोग क्या कर रहे हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ब्लैक टॉप रोड है और जो ओवर एग्जिस्टिंग सीमेंट कॉन्क्रीट रोड है, या फिर सीमेंट कॉन्क्रीट रोड है, दोनों हो सकता है, तो उसमें हम लोग एक प्रकार के ट्रीटमेंट कर रहे हैं, किसके हेल्प से, टेक कोट की हेल्प से, ठीक है। अरे देखे हो गए ना यार, टेक कोट मतलब कि जैसे कि आपका कहीं पर इरोजन हो गया रोड में, ठीक है, तो उसको फिर से प्लेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक डामर बिछते हुए देखे होगे, ठीक है, और उसको फिर से रोलर मशीन से प्लेन कर देते हैं। सीसी रोड में भी कर सकते हैं वैसी सेम, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेक कोट बोल रहे हैं, ठीक है। आगे समझ में। अब 132 नंबर क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्री मिक्स मेथड इज यूज्ड फॉर द बेस कोर्स। बेस कोर्स के लिए हम लोग जनरली बिटुमिनस बाउंड मैकेडम, ठीक है, बिटुमिनस बाउंड मैकेडम का यूज़ करते हैं। बेस कोर्स में याद रखना बिटुमिनस बाउंड मैकेडम। मैकेडम मतलब क्या होता है, हाँ, मैकेडम मतलब कुछ नहीं, बस उस लेयर की बात हो रही है। वाटर बाउंड मैकेडम जैसे बोले ना, वाटर बाउंड मैकेडम होता था, ठीक है, वैसे अब ये क्या हो गया, बिटुमिनस बाउंड मैकेडम हो गया। इसमें आप बिटुमिन का यूज़ करोगे, ठीक है ना। पहले क्या करते थे, एग्रीगेट का यूज़ करते थे, अब हम लोग बेस कोर्स में किसका यूज़ करेंगे, प्री मिक्स मेथड में जब बात होगी, तो प्री मिक्स मेथड में जो बेस कोर्स होगा आपका बिटुमिनस बाउंड मैकेडम का होगा। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं 133 नंबर क्वेश्चन में। तो यहाँ पर आपको पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला नंबर ऑप्शन पढ़ेंगे तो इसमें क्वांटिटी ऑफ द बाइंडर रिक्वायर्ड फॉर द टेक कोड इज लेस देन द रिक्वायर्ड फॉर द प्राइम कोड। क्वांटिटी ऑफ द बाइंडर रिक्वायर्ड फॉर द टेक कोड इज लेस देन रिक्वायर्ड फॉर द प्राइम कोड। तो ये क्या सही है, ये सही नहीं है, ठीक है। बाइंडर, एक मिनट रुकना ना, क्वांटिटी ऑफ द बाइंडर रिक्वायर्ड फॉर द टेक कोड इज लेस देन रिक्वायर्ड फॉर द प्राइम कोड, मतलब प्राइम कोड के कंपेरिजन में टेक कोड में कम बाइंडर रिक्वायर्ड होता है, बोल रहा है नहीं नहीं ऐसा नहीं है कुछ। ऑप्शन बी को पढ़ते हैं तो उसमें क्या बोल रहा है कि प्राइम कोड ट्रीटमेंट इज गिवन फॉर द प्लगिंग द वॉइड्स इन द वाटर बाउंड मैकेडम ड्यूरिंग द बिटुमिनस रोड कंस्ट्रक्शन। प्राइम कोड तो समझ गए ना,
तो इसका यूज़ क्यों करते हैं बोल रहे हैं, वाइड्स को फिल करने के लिए। तो ये तो गलत है ना। तो ये वही चीज़ बोल रहा है, प्राइम कोट ट्रीटमेंट इज़ गिवन फॉर द प्लगिंग ऑफ द वाइड इन द वाटर बाउंड मैकेडम रोड ड्यूरिंग द बिटुमिनस रोड कंस्ट्रक्शन नहीं। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं सील कोट इज़ अ फाइनल कोट सर्टेन टू द परवियस बिटुमिनस पेवमेंट। नहीं, मैं अभी बताया सील कोट फाइनल कोट नहीं होता है, ठीक है। क्या यूज़ होता है उसका ये भी बताया था। ऑप्शन डी को पढ़ोगे तो अ बिटुमिन प्राइमर इज़ अ हाई विस्कोसिटी कटबैक। एक्चुअली में जो प्राइमर होता है उसकी विस्कोसिटी हाई होती है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि अ बिटुमिन प्राइमर इज़ हाई विस्कोसिटी, ठीक है। उसके बाद फिर 134 नंबर क्वेश्चन में पढ़ेंगे, सुटेबल सरफेसिंग मटेरियल फॉर द ब्रिज डेक स्लैब इज़ सी डेट एसफाल्ट, बिटुमिनस एसफाल्ट, बिटुमिनस कारपेट, सॉरी मास्टिक एसफाल्ट। सबसे पहले तो एसफाल्ट और बिटुमिनस में अंतर समझ में आता है कि आपको बिटुमिन मतलब जो काला काला जो दिखते रहता है ना आपका गाढ़ा मटेरियल लिक्विड, ठीक है, एकदम गाढ़ा, जो कि एकदम सूख भी जाता है, एकदम कठोर हो जाता है, और जिसको गर्म करोगे तो वो उसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है, पिघलने लग जाता है, तो वो बिटुमिन है, ठीक है। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम बाई प्रोडक्ट है वो, ठीक है। तो खैर आगे देखते हैं, बिटुमिन तो समझ में आ गया है। एसफाल्ट क्या होता है, तो एसफाल्ट जो होता है जब एग्रीगेट में या फिर सॉइल में या फिर किसी में भी जब आप बिटुमिन को मिला दिए हो तो फिर जो आपको मटेरियल मिलता है, ठीक है, जैसे एग्रीगेट है, गिट्टी है, उसमें आप बिटुमिन मिला दिए हो तो वो गिट्टी भी काला हो जाएगा, काला, ठीक है, उसी को हम लोग एसफाल्ट बोलते हैं। तो बिटुमिन और एसफाल्ट में अंतर समझ में आ गया। तो आपको ऑप्शन ए में लिखा है शीट एसफाल्ट। तो शीट एसफाल्ट मतलब जब सेंड में आप बिटुमिन मिला दोगे, सेंड प्लस बिटुमिन, तो उसको हम लोग शीट एसफाल्ट बोलते हैं, ठीक है। मास्टिक एसफाल्ट को पहले बता देता हूँ। मास्टिक एसफाल्ट क्या होता है, जब एग्रीगेट में या फिर बोल सकते हो फाइन एग्रीगेट प्लस कोर्स एग्रीगेट प्लस बिटुमिन जब मिला रहे हो, ठीक है, फाइन और थोड़े बहुत और मटेरियल भी हो सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं मास्टिक एसफाल्ट, ठीक है। और रोल्ड एसफाल्ट क्या होता है, ये तो सुना नहीं हूँ रोल्ड एसफाल्ट, लेकिन होता होगा कुछ भी। मास्टिक एसफाल्ट तो समझ में आ गया, सीट एसफाल्ट भी समझ में आ गया। और एक होता है बिटुमिनस कारपेट। बिटुमिनस कारपेट को बाद में देखते हैं, बिटुमिनस कंक्रीट को पहले देख लेते हैं। एक होता है बिटुमिनस कंक्रीट या फिर बिटुमिनस एसफाल्ट भी बोल सकते हैं उसको, बिटुमिनस एसफाल्ट, ठीक है ना। सीट एसफाल्ट समझ में आ गया, मास्टिक एसफाल्ट समझ में आ गया। अभी हम लोग देख रहे हैं बिटुमिनस एसफाल्ट। बिटुमिनस एसफाल्ट को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं, बिटुमिनस कंक्रीट भी बोल सकते हैं। अब ये सबसे अच्छा होता है एसफाल्ट में, क्यों, क्योंकि इसमें हम लोग वेल ग्रेडेड एग्रीगेट का यूज़ करते हैं। वेल ग्रेडेड एग्रीगेट मतलब समझ में आता है ना, सॉइल मैकेनिक्स में हम लोग पढ़ चुके हैं, मतलब उसमें हर फ्रैक्शन के, हर साइज़ के एग्रीगेट प्रेजेंट है, जिसके कारण वो सबसे ज़्यादा डेंस होता है, और उसी कारण से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सबसे अच्छा एसफाल्ट मान सकते हैं। तो ऐसे मटेरियल में जब हम लोग बिटुमिन ऐड करते हैं तो उसको बिटुमिनस एसफाल्ट बोलते हैं, और या फिर बिटुमिनस कंक्रीट भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये बच गया ऑप्शन बी। तो इसमें आपको पूछा था बिटुमिनस कारपेट क्या होता है, तो बिटुमिनस कारपेट एक्चुअली में एक लेयर या फिर एक से ज़्यादा लेयर भी हो सकता है एसफाल्ट का, ठीक है ना। एसफाल्ट का एक लेयर या फिर एक से ज़्यादा लेयर को ही हम लोग बिटुमिनस कारपेट बोलते हैं, ठीक है। एसफाल्ट के लेयर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बिटुमिनस कारपेट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद 134 का आंसर तो बताया ही नहीं। द सुटेबल सरफेसिंग मटेरियल फॉर द ब्रिज डेक स्लैब इज, तो ब्रिज डेक स्लैब में हम लोग क्या करते हैं, मास्टिक एसफाल्ट का यूज़ करते हैं। इसको याद रखना पड़ेगा। मास्टिक एसफाल्ट आपको समझ में आ गया है। तो जब आप लोग ब्रिज में स्लैब बना रहे हो तो ब्रिज में जनरली हम लोग मास्टिक एसफाल्ट का यूज़ करते हैं। 135 नंबर क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर टू बी द हाइएस्ट क्वालिटी कंस्ट्रक्शन इन द ग्रुप ऑफ द ब्लैक टॉप पेवमेंट, वही आ गया। इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा हाईएस्ट क्वालिटी का होता है पूछ रहा है। तो इसमें सबसे ज़्यादा हाई क्वालिटी जो होती है बिटुमिनस कंक्रीट की होती है, और क्यों होती है मैं बता चुका हूँ। 136 नंबर क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। द थिकनेस ऑफ द बिटुमिनस कारपेट, देखो बिटुमिनस कारपेट की जो थिकनेस होती है वो 20 से 25 mm की होती है, ठीक है। 20 से 25 mm की होती है। जब आपका जनरली 2 लेयर होता है, एक लेयर, वैसे मैं बोला कि एक लेयर या एक से ज़्यादा लेयर का आपका बिटुमिनस कारपेट हो सकता है, और इसमें से एक लेयर जो होता है सिंगल लेयर का अगर पूछता तो 10 से 12 mm का आपका होता है, ठीक है। 10 से 12 mm के आसपास होता है। इन जनरल हम लोग बोल सकते हैं कम से कम 2 लेयर तो होता ही है बिटुमिनस कारपेट में, तो इसलिए वो 20 से 25 mm होता है। 137 mm
क्या क्या बोल देते हो यार आप लोग बीच बीच में। 137 नंबर का क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ कारपेट ऑफ सैंड बिटुमिनस मिक्स विदाउट कोर्स एग्रीगेट। तो वही चीज़ है, सेंट के साथ बिटुमिन को मिलाओगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शीट एसफॉल्ट बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं 138। इन हाईवे कंस्ट्रक्शन ऑन सुपर एलिवेटेड कर्व्स द रोलिंग सेल प्रोसीड फ्रॉम, मैं क्या बोला था, लोअर एलिवेशन टू हायर एलिवेशन। तो आपका जो रोलिंग स्टार्ट होगा, प्रोसीड फ्रॉम लोअर एज टूवर्ड्स द अपर एज। जब अपन सुपर एलिवेशन वगैरह की बात करेंगे तो आपका लोअर एज से हायर एज की ओर आपका जाएगा या फिर रोलिंग होगा। 139 नंबर क्वेश्चन, एक्सपांसन जॉइंट इन सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट। देखो हम लोग क्या पढ़ते थे, 20 से 30 mm पढ़ते थे। अब बोलोगे 20 से 30 mm पढ़ते हैं तो सी और डी दोनों ऑप्शन सही हो सकता है। 18 से 21 mm, 25 से 30 mm, अब क्या लेंगे। देखो तो इस केस में क्या करना, जो कम वैल्यू होगा 20 mm, ठीक है, उसको आंसर लेना या फिर उसके आसपास जो है उसको सही आंसर मानना। तो हम लोग क्या, क्योंकि हम लोग चाहेंगे कि कम से कम गैप में एक्सपांसन मतलब कि जॉइंट प्रोवाइड करें, तो वही चीज़ है। तो 18 से 21 mm हम लोग ले सकते हैं। डी ऑप्शन भी सही है, 25 से 30 mm, लेकिन ज़्यादा सही सी ऑप्शन को बोल सकते हैं। 140 नंबर क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट आर स्पेस्ड क्लोजर टू द एक्सपांसन जॉइंट, बिल्कुल सही है। लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स आर प्रोवाइडेड इन सीमेंट कॉन्क्रीट रोड टू प्रिवेंट द लॉन्गिट्यूडनल क्रैकिंग, बिल्कुल सही है। ठीक है, बता चुका हूँ। डॉवेल बार आर प्रोवाइडेड इन लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट, गलत है, क्योंकि हम लोग टाई बार प्रोवाइड करते हैं लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट में, हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी तो पढ़े थे क्या कुछ देर पहले। वार्पिंग जॉइंट आर प्रोवाइडेड टू रिलीव द स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड ड्यू टू द वार्पिंग, तो वार्पिंग से रिलीव के लिए हम लोग वार्पिंग जॉइंट प्रोवाइड करते हैं। सब सही है, क्या गलत था, सी ऑप्शन गलत था। आगे बढ़ते हैं 141 नंबर क्वेश्चन में। हिल रोड इज़ वन विच पासेस थ्रू अ टेरेन विथ अ क्रॉस स्लोप ऑफ। देखो ग्रेडियंट के बारे में हम लोग पढ़े थे, 0 से 10% किसके लिए होता था, प्लेन टेरेन के लिए सॉरी। 10 से 25% जो होता था वो होता था आपका रोलिंग टेरेन के लिए, 20 से 25% जो होता था हिली टेरेन के लिए, और 60 से ज़्यादा स्टीप टेरेन के लिए। पूछ किसके लिए रहा है, हिल के लिए पूछ रहा है। तो आप लोग आंसर क्या बोलोगे, 25 से 60%। 42 नंबर क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। इसमें आपको बोल रहा है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है ए बी, और आपको आई थिंक यही निकालना है, ए बी ही निकालना है। एंड रजिस्टिंग लेंथ एल आर इज़ गिवन बाई, रजिस्टिंग लेंथ मतलब एल आर, ए बी का वैल्यू निकालना है, ठीक है, वही निकालना है ना। हाँ, तो उसके लिए आप लोग क्या करोगे, एक चीज़ याद रखना कि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिया गया है। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन मतलब समझ गए होगे आई थिंक, नहीं समझे होगे तो कई लोगों को ये लग रहा होगा सुपर एलिवेशन टाइप का, तो ये सुपर एलिवेशन नहीं है, इस धोखे में मत रहना, ठीक है। ये किसी प्रकार का कोई सेक्शन नहीं दिख रहा है आपको, ठीक है, ये कोई सेक्शन नहीं है सुपर एलिवेशन का। ये आपको जो डायग्राम दिया गया है वो एक रोड है, ए बी रोड, ठीक है, जिसका साइड व्यू बोल सकते हो आप लोगों को दिया गया है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर आप लोग एक गाड़ी बना लो, ठीक है, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। गाड़ी चल रहा है रोड ए बी में, ठीक है ना। तो आप समझ में आ गया कौन सा व्यू दिया गया है आपको, कैसा डायग्राम दिया गया है। तो ए बी एक रोड है और उसी का लेंथ आपको पूछा गया है, जबकि आपको ए से मान लेते हैं ये सी पॉइंट है, उसका डिस्टेंस L1 दे दिया गया है, ठीक है, ये L1 है, ठीक है। L1 की वैल्यू L0 प्लस जो भी दिया गया उसको छोड़ो, L1 मान लेते हैं। A से C का डिस्टेंस है और B से C का डिस्टेंस आपको H दिया गया है। तो आपको AB निकालने के लिए एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। उसके लिए हम लोग L1 करते हैं जो भी आपका AC का वैल्यू है, और प्लस क्या करते हैं, जो भी हाइट दिया गया है, एलिवेशन डिफरेंस जब आपको पता है तो उससे आप लोग क्या करेंगे, कौन सा फ्रिक्शन को डिवाइड कर दोगे, लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन जो होगा उसको आप लोग डिवाइड कर दोगे, तो आपको आंसर मिल जाएगा ए बी रोड का या फिर एल आर का। रजिस्टिंग लेंथ भी बोलते हैं उसी को, ठीक है। तो L1 प्लस एच बाई एफ करोगे तो आपको एल आर का वैल्यू निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं 143 नंबर क्वेश्चन में। इन हिल रोड इफ द सेवरल अल्टरनेट अलाइनमेंट्स आर सर्वेड विच फुलफिल द ज्योमेट्रिक स्टैंडर्ड देन द प्रेफर्ड अलाइनमेंट इन द रोड विच हैज़ द रेजिस्टिंग लेंथ। अरे एकदम कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, ए हो गया, एक बी डिस्टेंस हो गया। यहाँ पर से हम लोग डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ ऑफ द रोड
निकालेंगे मैप स्टडी करके, दुनिया भर का सर्वे करके, ठीक है, जो भी सर्वे होता है। तो इन सभी रोड में हम लोग क्या चाहेंगे कि जो मिनिमम लेंथ है, ठीक है ना, मिनिमम पॉसिबल जो रोडवे है या फिर रोड लेंथ है, उसी को हम लोग अपना रजिस्टिंग लेंथ लेंगे। काहे ज़्यादा को लेंगे भाई? जो मिनिमम लेंथ होगा उसी को ना लेंगे, कम खर्चा होगा, कम टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है हम लोग जो मिनिमम लेंथ होगा उसी को आंसर लेंगे, ठीक है। इसके बाद आगे क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं 144 में, द केम्बर फॉर द हिल रोड। अब देखो हिल रोड के लिए पूछ रहा है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं हाई रेनफॉल, ठीक है ना। एक लाइट रेनफॉल होता था, एक होता था हेवी रेनफॉल। तो हेवी रेनफॉल या फिर हिल रोड के लिए हम लोग क्या पढ़ते थे? जब आपका बिटुमिनस सरफेसिंग का केस होता था, बिटुमिनस सरफेसिंग का केस मतलब थिन बिटुमिनस के केस में पूछ रहा है, और थिन बिटुमिनस के केस में हम लोग 2% और 2.5% बोलते थे। तो 2.5% इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपका हिल रोड में पूछ रहा है। 145 नंबर क्वेश्चन, सुपर एलिवेशन का फॉर्मूला आपको पता होगा, E+F=V² डिवाइडेड बाई 127R। लेकिन आपको हिल रोड में पूछ रहा है, तो हिल रोड में आपको आंसर लेना है V² डिवाइडेड बाई 225R, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना पड़ेगा। हिल रोड में वैसे 225/R हम लोग डिज़ाइन सुपर एलिवेशन के केस में भी लेते थे, ठीक है। इसके बाद 146 नंबर क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, मिनिमम डिज़ाइन स्पीड फॉर द हेयर पिन बेंड इन हिली रोड। हिली रोड में जब आपको मिनिमम डिज़ाइन स्पीड पूछेगा, हेयर पिन बेंड मतलब समझ गए ना, हेयर पिन टाइप का। हेयर पिन कैसे होता है? ऐसा टाइप का, ठीक है। तो रोड भी ऐसी टाइप का रहेगा, ऐसे 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 रोड नहीं देखते यार, सांप टाइप का। तो वही चीज़ है और कुछ नहीं है। ये मेटल क्यों नहीं रहा है? एक मिनट रुक जाओ। हाँ, तो यहाँ पर से आपको क्या पूछ रहा था? मिनिमम डिज़ाइन स्पीड, तो आंसर हो जाएगा 20 km/h, ठीक है। मिनिमम डिज़ाइन स्पीड हेयर पिन बेंड इन हिल रोड इस 20 km/h, ठीक है। उसके बाद मतलब ऐसा रोड बनाएंगे, हेयर भले वो हेयर पिन बेंड है, लेकिन कम से कम 20 की स्पीड से गाड़ी चल जाए, इतना वो रहना चाहिए। 147 नंबर क्वेश्चन, द ड्रेन विच इज़ प्रोवाइडेड पैरेलल टू द रोडवे टू इंटरसेप्ट एंड डाइवर्ट द वाटर फ्रॉम द हिल स्लोप इज़ नोन एज, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं केज वाटर ड्रेन, ठीक है। तो केज वाटर ड्रेन क्या होता है, समझ में आ गया ना? जो आपका ड्रेन आउट करता है, जो कि पैरेलल होते हैं रोड के, और फिर वो डाइवर्ट करता है हिल से पानी को, ठीक है, रोड को क्रॉस करके। वही बोला है ना, द ड्रेन विच इज प्रोवाइडेड पैरेलल टू द रोडवे टू इंटरसेप्ट एंड डाइवर्ट द रोड फ्रॉम द हिल स्लोप इज नोन एज कैच वाटर ड्रेन। 148 क्वेश्चन, द वॉल विच इज नेसेसरी ऑन द हिल साइड ऑफ द रोडवे वेयर द अर्थ हैज़ टू बी रिटेन फ्रॉम द स्लीपिंग, ठीक है ना। तो स्लीपिंग ना हो, ठीक है ना। पहाड़ में जनरली देखे होगे आप लोग, कंक्रीट का वॉल प्रोवाइड करते हो, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेस्ट वॉल बोलते हैं, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रेस्ट वॉल बोलते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 49 क्वेश्चन, इन हिल रोड द साइड ड्रेन आर प्रोवाइडेड। हिल रोड में जो साइड ड्रेन प्रोवाइड किया जाता है, ओनली वन साइड में प्रोवाइड किया जाता है और हिल साइड में प्रोवाइड किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओनली ऑन द हिल साइड ऑफ द रोड। 150 क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। इमल्सन इज़ यूज्ड फॉर द स्टेबलाइजिंग डेजर्ट। देखो इमल्सन मैं बता देता हूँ अब। इमल्सन मतलब जनरली क्या होता है कि विस्कोसिटी को कम करना, ठीक है। जैसे कि डामर है, डामर की विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, उसको कम करना है, तो हम लोग क्या कर देंगे? इमल्सन मिला देंगे। करीब 0.5% हम लोग इमल्सन मिलाते हैं, ठीक है। डामर के साथ देखो, डामर और पानी लगभग 50-50% होता है, मतलब बिटुमिन और वाटर, और लगभग 0.5% क्या होता है? इमल्सन मिलाया जाता है, ठीक है। क्यों मिलाया जाता है समझ में आ गया ना? विस्कोसिटी को डिक्रीज करने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इमल्सन मिलाते हैं। तो इमल्सन इज़ यूज फॉर स्टेबलाइजिंग डेजर्ट सेंड। इसका आंसर हो सकता है क्या? जो भी सेंड होता है उसको स्टेबलाइज करने के लिए। स्टेबलाइज करना मतलब क्या होता है? उसको डेंस करना, उसको स्टीप बनाना, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाना, उसको कॉम्पैक्ट करना बोल सकते हो। इतना सारा चीज़ बता दिया। तो स्टेबलाइजिंग का मतलब
क्या होता है समझ में आ गया। तो इमल्सन की हेल्प से हम लोग डेजर्ट सैंड को स्टेबलाइज कर सकते हैं, सही है, ठीक है, क्योंकि कॉम्पैक्ट हो जाएगा सैंड। तो इसका आंसर ये सही है। एंड ऑप्शन बी पूछ रहा है, तो ऑप्शन बी में क्या बोल रहा है कि सॉइल लाइम स्टेबलाइजेशन इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर द स्टेबलाइजिंग द ब्लैक कॉटन सॉइल। क्या ये सही है? तो ब्लैक कॉटन सॉइल को सॉइल लाइम स्टेबलाइजेशन के थ्रू स्टेबलाइज किया जा सकता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि लाइम जो होता है वो पानी को एब्जॉर्ब करने में बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए सॉइल लाइम स्टेबलाइजेशन के यूज़ से हम लोग ब्लैक कॉटन सॉइल को स्टेबलाइज कर सकते हैं, मतलब स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं कुल मिला के ब्लैक कॉटन सॉइल की, ठीक है। वैसे ही फिर बोल रहे हैं कि सॉइल लाइम स्टेबलाइजेशन के हेल्प से ही हम लोग वार्म रीजन में भी, मतलब वार्म रीजन में भी इसका यूज़ कर सकते हैं सॉइल लाइम स्टेबलाइजेशन का। तो ये भी सही है, ठीक है, तो ये भी सही है। ऑप्शन डी बोल रहा है कि सॉइल सीमेंट स्टेबलाइजेशन इज़ क्वाइट ड्यूरेबल फॉर द सरफेस कोर्स। नहीं, सरफेस कोर्स में कभी भी हम लोग सॉइल सीमेंट स्टेबलाइजेशन का यूज़ नहीं करते हैं, इसको याद रखना। तो सॉइल सीमेंट स्टेबलाइजेशन इज़ क्वाइट ड्यूरेबल बोल रहे हैं ना, तो नहीं होता ड्यूरेबल, ठीक है, इसलिए आंसर इसका डी हो जाएगा। सरफेस कोर्स में हम लोग सॉइल लाइम स्टेबलाइजेशन का यूज़ नहीं करते हैं। एक मिनट रुकना, चलो आगे बढ़ते हैं। 151 नंबर क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। तो फॉर सैंडी सॉइल द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ स्टेबलाइजेशन इज। अब यहाँ पर से ना 51, 52, 53 लगातार गुप्ता भैया हमारे गलत आंसर दिए हुए हैं, तो उसको सुधारना होगा, सुधार लेना। देखो सबसे पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फॉर सैंडी सॉइल मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ स्टेबलाइजेशन इज। मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ स्टेबलाइजेशन जो होता है सॉइल सीमेंट स्टेबलाइजेशन, क्या होता है, मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ स्टेबलाइजेशन होता है फॉर दी सैंडी सॉइल, ठीक है। वैसे बिटुमिन स्टेबलाइजेशन भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं, लेकिन सही ऑप्शन क्या होगा, सॉइल सीमेंट स्टेबलाइजेशन। मोस्ट कॉमन बोल रहे हैं ना, तो इसलिए सॉइल सीमेंट स्टेबलाइजेशन आंसर होगा। 152 नंबर का क्वेश्चन, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द बिटुमिनस कंस्ट्रक्शन इज प्रोपोर्शनिंग ऑफ द मटेरियल डिटरमाइंड फ्रॉम द लेबोरेटरी टेस्ट, ठीक है। तो लेबोरेटरी टेस्ट इनमें से कुल मिला के प्री मिक्स कारपेट मेथड है, तो प्री मिक्स कारपेट ही इसका आंसर होगा, ठीक है। बिटुमिनस कंस्ट्रक्शन के लिए प्रोपोर्शन ऑफ मटेरियल अपने को डिसाइड करना है, लेकिन लेबोरेटरी टेस्ट के हेल्प से, तो प्री मिक्स मेथड इसका आंसर होगा। 153 क्वेश्चन में आपको आंसर क्या लेना है, आपको पूछ क्या रहा है, डायग्राम दे दिया गया है एंड इक्वेशन पूछ रहा है। किसका इक्वेशन पूछ रहा है, फॉर द डिजाइनिंग ऑफ दिस कैम्बर द इक्वेशन टू बी यूज इज। वाई क्या है एक्चुअली में, वाई आपका राइज है बोल सकते हो, मतलब जो सेंटर जो हाइट है, ठीक है, उसको अगर आपको निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करके निकाल सकते हो। देखो मैं 3 फार्मूला आपको बता देता हूँ। जब ये आपको डायग्राम में जो दिख रहा है स्ट्रेट एंड पैराबोलिक रोड दिख रहा है, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन है, कंबाइन रोड है। यही जब स्ट्रेट रोड होता, ठीक है, स्ट्रेट रोड कैसे बनेगा, आपका ये स्ट्रेट रोड हो जाएगा। तो इस केस में हम लोग क्या करते, आपको निकालना है, मान लो y निकालना है, तो y इज इक्वल टू हो जाता W/2n, ठीक है। n क्या होता, केम्बर होता, केम्बर मान लेते हैं, आपको क्वेश्चन में 1/60 का दिया हुआ है, तो n की जगह में आप लोग 60 पुट कर देते, ठीक है। और w की जगह में विड्थ ऑफ द रोड पुट करते। विड्थ ऑफ द रोड कितना है, टोटल विड्थ अगर देखोगे यहाँ पर तो आपको मिल रहा है 437, मतलब 7.5 मीटर मिल रहा है, ठीक। लेकिन ये स्ट्रेट रोड नहीं है, ठीक है, इसको भी याद रख सकते हो। दूसरा कंडीशन होता है जब आपका पैराबोलिक रोड होता है, ठीक है। तो पैराबोलिक रोड के केस में आपको y का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अरे क्या बन रहा है, y का वैल्यू निकालना है। तो y का वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 × x² डिवाइडेड बाई n × w, ठीक है। तो इसमें आप लोग क्या करोगे, n की जगह में 60 पुट करोगे और w की जगह में हम लोग 7.5 पुट करेंगे, और उसके बाद आंसर हमको मिल जाएगा x² डिवाइडेड बाई 225। हम लोग क्या करते हैं, जनरली यही वाला फॉर्मूला लगा देते हैं और बोलते हैं कि ऑप्शन डी होगा। नहीं, इसका ऑप्शन डी तब होता जब आपका रोड फुली पैराबोलिक होता, मतलब सिर्फ पैराबोलिक रोड होता, लेकिन यहाँ पर बीच में पैराबोला है, लेकिन आपका स्ट्रेट लाइन कॉर्नर में है। तो हम लोग थर्ड वाला कंडीशन की ओर आगे बढ़ेंगे, और इस थर्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग जब आपका ऐसा रोड मैं बना लेता हूँ, तो बीच में यहाँ पर आपका कुछ पैराबोला है, ठीक है, और
साइड में आपका स्ट्रेट है, तो उस केस में कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू एन इंटू एक्स ए। ठीक है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू एन इंटू एक्स ए। अब ये एक्स ए क्या होता है बता रहा हूँ मैं अभी। तो एन तो समझ में आ गया, एन जो होगा आपका जो भी उसमें क्या बोलना चाहिए कैम्बर दिया गया है उसी को लोगे आंसर। ठीक है, 1 in 60 क्वेश्चन में दिया है तो 60 आंसर में रखोगे। और एक्स ए क्या होता है, तो एक्स ए एक्चुअली में जो पैराबोलिक रीजन होता है, क्योंकि ये दोनों है इसमें स्ट्रेट और पैराबोला है, तो पैराबोलिक रीजन जो है, ठीक है, मान लेते हैं उसका मतलब क्वेश्चन में कितना दिया गया है 3.5 मीटर दिया गया है। इधर क्वेश्चन को देखो 3.5 मीटर दिया गया है, तो एक्स ए जो है आपका हाफ लेंथ है। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या करोगे 3.5 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो एक्स ए निकल के आएगा। एक्स ए क्या है हो गया, डायग्राम में मैं बताया हूँ देख लो। ठीक है, एक्स ए क्या है आपको मैं बता दिया हूँ। ठीक है, तो वहाँ पर जो भी आपका पैराबोलिक लेंथ होगा उसका आधा ही एक्स ए का वैल्यू होगा। ठीक है, एक्स ए का वैल्यू होगा। तो अब यहाँ पर आप पुट करोगे एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 60 इंटू 3.5 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 कट जाएगा और इस हिसाब से आंसर आएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 210, मतलब ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद लिमिटिंग ग्रेडियंट। लिमिटिंग ग्रेडियंट को ही हम लोग मैक्सिमम ग्रेडियंट भी बोलते हैं क्या। एक एक्सेप्शनल ग्रेडियंट होता है, एक्सेप्शनल ग्रेडियंट लिमिटिंग ग्रेडियंट से भी बड़ा होता है, लेकिन मैक्सिमम ग्रेडियंट जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं अगर पूछेगा हमारे रोड में, तो वो लिमिटिंग ग्रेडियंट होता है, याद रखना। ठीक है, इसलिए इसको मैक्सिमम ग्रेडियंट भी बोलते हैं। इसलिए नहीं बोलते कि ये सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका रोड डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं और यही आपका लिमिट ऑफ ग्रेडियंट होता है, तो लिमिटिंग ग्रेडियंट। तो क्या होता है, रिक्वायरमेंट ऑफ द मैक्सिमम ट्रैक्टिव एफर्ट फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस, तो यही आपका लिमिटिंग ग्रेडियंट का पर्पस होता है। ठीक है, क्यों प्रोवाइड करते हैं लिमिटिंग ग्रेडियंट, रिक्वायरमेंट ऑफ द मैक्सिमम ट्रैक्टिव एफर्ट फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। 155 में आगे बढ़ेंगे। वाइल अलाइनिंग अ हिल रोड विथ अ रूलिंग ग्रेडियंट 120 मतलब 1 in 20, द हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ रेडियस आपको दिया गया है, कंपनसेटेड ग्रेडियंट निकालना है। सबसे पहले तो मेरे को ये बता दो ग्रेड कंपनसेशन कितना होगा। जो भी ग्रेड कंपनसेशन आएगा उसको हम लोग ग्रेड से माइनस कर देंगे। ग्रेड कितना दिया है क्वेश्चन में 5%, 1 in 20 मतलब 5%, तो 5% में माइनस करेंगे हम लोग ग्रेड कंपनसेशन। ग्रेड कंपनसेशन कैसे निकालेंगे, 75/r करके निकालेंगे। ठीक है, एक और होता है 30 + r/r, लेकिन यहाँ पर आपको पता है कि 45 से जब ज़्यादा वैल्यू होता है तो हम लोग 75/r लेते हैं। ठीक है ना, r की वैल्यू जब 45 से ज़्यादा होता है तो। ठीक है ना, बता चुका हूँ ना ये सब चीज़, तो प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसलिए आपका क्या होगा 75/r मतलब 75/80, लगभग 1% मान ले क्या। ठीक है, लगभग 1%, वैसे 1% से थोड़ा सा कम वैल्यू आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा लगभग 4%, और 4% मतलब 1 in 25, ऑप्शन सी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं 156 नंबर क्वेश्चन में। वाइल डिजाइनिंग द सुपर एलिवेशन ऑफ द हाईवे इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज फिक्स्ड, कंसिडर द नीड टू। देखो, जब हम लोग सुपर एलिवेशन बनाते हैं तो वो सुपर एलिवेशन एकदम ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। हमको फास्ट मूविंग व्हीकल को तो ध्यान में रखना ही पड़ेगा, साथ ही साथ अपने को स्लो मूविंग व्हीकल को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, एकदम से आप स्लोप बना दोगे तो जो धीरे चलाने वाले गाड़ी हैं, अंकल लोग हैं, ठीक है, एकदम धीरे गाड़ी चलाएंगे तो वो लोग को बैलेंस नहीं बनेगा ना। एकदम स्लो प्रोवाइड कर दोगे तो रोड में कैसे चलाएगा। जो हाई स्पीड से चला रहा है वो तो बढ़िया चल आगे निकल जाएगा। ठीक है ना, तो वही हो जाएगा अवॉइड द टॉपलिंग ऑफ द स्लो मूविंग व्हीकल। टॉपलिंग मतलब फिसल जाना या फिर गिर जाना, जो भी समझ लो। टॉपलिंग ऑफ द स्लो मूविंग व्हीकल इन द मिक्स्ड ट्रैफिक फ्लो। ठीक है, तो उस टॉपलिंग को रोकने के लिए ही हम लोग, हमारा जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो फिक्स होता है। मैक्सिमम वैल्यू इज़ फिक्स्ड कंसिडरिंग द नीड टू, आपका ऑप्शन है। ठीक, आगे बढ़ें। 157 नंबर क्वेश्चन। इन अ ग्रुप इंडेक्स मेथड ऑफ द फ्लेक्सिबल पेवमेंट डिजाइन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डिसाइड द थिकनेस ऑफ द बेस एंड सरफेस कोर्स। ठीक है, तो बेस और सरफेस कोर्स का थिकनेस कौन डिसाइड करता है।
पढ़े थे कि ग्रुप इंडेक्स मेथड जो होता है, जो ग्रुप इंडेक्स वैल्यू होता है वो टोटल थिकनेस ऑफ द पेवमेंट को डिसाइड करता है, लेकिन जो बेस और जो कौन सा सब बेस का जो थिकनेस होता है उसके लिए ग्रुप इंडेक्स वैल्यू के साथ साथ जो आपका वॉल्यूम है, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ द कमर्शियल व्हीकल होता है वो भी हमको ध्यान में रखना पड़ता है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डिसाइड द थिकनेस ऑफ द बेस एंड सरफेस कोर्स, बेस एंड सरफेस कोर्स, तो इसलिए आंसर सी हो जाएगा। 158 नंबर क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। इन अ बिटुमिनस पेवमेंट एलिगेटर क्रैकिंग इज मेनली ड्यू टू। अब यहाँ पर हम लोग वेरियस टाइप्स ऑफ फेल्वर बोल सकते हो या फिर क्रैक्स हम लोग पढ़ते थे, जिसमें एलिगेटर क्रैकिंग क्या होता था। एलिगेटर क्रैकिंग बोलते थे कि हम लोग रिपीटेटिव एप्लीकेशन ऑफ दी जो व्हीकल्स है, ठीक है ना, बार बार गाड़ियों के क्रॉस होने के कारण जिस प्रकार का फेलवर होगा, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब उसी के कारण क्या आता है, एलिगेटर क्रैकिंग आता था। तो फटीग अराइजिंग फ्रॉम द रिपीटेटिव या फिर रिपीटेड स्ट्रेस एप्लीकेशन, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। इसके अलावा हम लोग क्या क्या पढ़ते थे, एक रटिंग पढ़ते थे। रटिंग क्या होता था, रटिंग जो होता था आपका कंसोलिडेशन ऑफ द पेवमेंट लेयर। कंसोलिडेशन ऑफ द पेवमेंट लेयर मतलब आपका जैसे कि इसमें जैसे देखे होगे कभी कि कोई सा रोड में गाड़ी चल रहा है, तो जहाँ पर गाड़ी चल रहा है वहाँ पर थोड़ा सा क्या बोलना चाहिए यार, उसको ग्रूविंग बन जाता है, ठीक है, मतलब आपका गड्ढा हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है। बाकी जो रोड रहेगा वो थोड़ा सा ऊंचा रहेगा और जहाँ जहाँ चक्का चल रहा है गाड़ी का वहाँ पर थोड़ा सा धंस जाता है रोड, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रटिंग बोलते हैं, ठीक है। रटिंग, कंसोलिडेशन ऑफ दी पेवमेंट लेयर। रटिंग के अलावा हम लोग क्या पढ़ते थे, शियर फेल्वर पढ़ते थे। शियर फेल्वर तो आप जान गए होगे आई थिंक, जो डिफरेंट लेयर होते हैं रोड की, उन लेयर के बीच में जब अच्छा बॉन्ड नहीं होगा, जब अच्छा रेजिस्टेंस नहीं होगा, तो उस केस में आपका क्या होता था, शियर फेल्वर आता था, ठीक है ना। तो ये एक्सेसिव व्हील लोडिंग के कारण होता था या फिर लो शियर रेजिस्टेंस के कारण होता था। लो शियर रेजिस्टेंस के कारण आपका शियर फेल्वर आता है, ठीक है। उसके अलावा आपका लॉन्गिट्यूडनल क्रैकिंग होता था, लॉन्गिट्यूडिनल फेल्वर या फिर क्रैकिंग डेवलप होते थे। तो ये क्रैक क्यों डेवलप होते थे, पहले तो इसके कारण होता क्या था, जो पूरा लेयर है, मतलब ऊपर सरफेस कोर्स से लेके बेस कोर्स तक फेल्वर हो जाता था। पूरा क्रैक जो डेवलप होता था वो क्रैक सिर्फ ऊपर के लेयर में नहीं होता था, पूरे लेयर में एक साथ क्रैक डेवलप हो जाता है। और ये जनरली क्या होता था, जब आपके सबग्रेड जो नीचे के लेयर हैं, ठीक है, नीचे का लेयर जब फेल हो जाता था किसी कारण से, किसी भी कारण से, जब उसमें प्रॉपर कॉम्पेक्शन वगैरह नहीं हुआ रहेगा या फिर किसी भी कारण से जब आपका नीचे का लेयर फेल हो जाएगा, तो आपके ऊपर के जितने भी लेयर हैं वो भी फेल हो जाते थे। तो उसी को हम लोग लॉन्गिट्यूडनल क्रैकिंग बोलते थे, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास होता था स्लीपिंग फेल्वर, स्लीपेज या फिर पॉट होल भी बोलते थे, पॉट होल। पॉट होल या फिर जो स्लीपेज फेल्वर जो होता था वो क्यों डेवलप होता था, पॉट होल। पॉट होल देखो, जो रोड में गड्ढा गड्ढा टाइप का नहीं दिखने लग जाता है बरसात में, जिसमें पानी भर भी जाता है वो, तो वो जो पॉट होल जो डेवलप होता था, जब आपका बाइंडर मटेरियल्स अच्छे से यूज़ नहीं करे रहोगे, मान लेते हैं जो आपका बेस कोर्स है, बेस कोर्स के ऊपर में सरफेस कोर्स डाल रहे हो, तो सरफेस कोर्स प्रॉपरली बाइंड नहीं है आपका बेस कोर्स के साथ, जब आप लोग प्रॉपर बाइंडर मटेरियल यूज़ नहीं करोगे, लेक ऑफ बाइंडिंग मटेरियल के कारण इस प्रकार का फेल्वर हमको देखने को मिलता है। उसके अलावा रिफ्लेक्शन क्रैकिंग भी होता है। रिफ्लेक्शन क्रैकिंग कब डेवलप होता था, जब हम लोग सीसी रोड के ऊपर में बिटुमिनस सरफेसिंग कर देते थे, मतलब सीसी रोड बनाए आप, ठीक है, सीसी रोड के ऊपर में क्या कर दिए हो, बिटुमिनस का लेयर डाल दिए हो, तो जहाँ जहाँ पर रिजिड पेवमेंट में हम लोग पीछे डिस्कस किए हैं कौन कौन सा जॉइंट होता है, तो वो जॉइंट में ही क्रैक डेवलप हो जाता है। और उसके अलावा जब आपका नीचे में सीसी रोड में हमको कोई फेल्वर देखने को मिलता है, तो ऊपर वो आपका जो बिटुमिनस रोड है उसमें भी सेम फेल्वर देखने को मिलता है, तो उसी को ही हम लोग रिफ्लेक्शन क्रैकिंग भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से जितने भी प्रकार के फेल्वर होते थे उसको मैं बता दिया हूँ। द मेन फंक्शन ऑफ द प्राइम कोड, अगला क्वेश्चन है 159 नंबर क्वेश्चन। तो प्राइम कोड का मेन फंक्शन क्या होता है वो तो मैं डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी को पढ़ो।
प्रोवाइड द बॉन्ड बिटवीन द एग्जिस्टिंग बेस एंड सरफेस ऑफ द न्यू कंस्ट्रक्शन। ठीक है, प्रोवाइड द बॉन्ड बिटवीन एग्जिस्टिंग बेस एंड सरफेस ऑफ द न्यू कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो वही होता है प्राइम कोड। उसके बाद फिर देखते हैं 160 नंबर क्वेश्चन, द डिज़ाइन ऑफ द हॉरिजॉन्टल ट्रांजिशन कर्व लेंथ ऑफ द हाईवे शुड बी टेकन इनटू अकाउंट। जब हम लोग ट्रांजिशन कर्व निकालते हैं तो किसके बेसिस पे निकाल सकते हैं? 3 क्राइटेरिया हमको पता है ऑलरेडी कि 3 फैक्टर्स, नेमली अलाउबल वैल्यू ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, उसके अलावा हम लोग सुपर एलिवेशन के बेस पे भी निकालते थे, और उसके अलावा मिनिमम लेंथ फार्मूला जो एम्पिरिकल फार्मूला होते थे उसके बेस पे भी हम लोग ट्रांजिशन कर्व का लेंथ निकाल सकते हैं। 161 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हमको निकालना है हॉरिजॉन्टल कर्व इज़ 100 मीटर, मतलब रेडियस आपको दे दिया गया है एंड डिज़ाइन स्पीड आपको दे दिया गया है 50 किलोमीटर पर आवर, लेटरल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दे दिया गया है, व्हाट वुड बी द रेट ऑफ सुपर एलिवेशन। सुपर एलिवेशन का फॉर्मूला E + F = v²/127r होता है। E का वैल्यू हमको निकालना है, F का वैल्यू 0.15 पुट कर देंगे, V का वैल्यू हो जाएगा आपका 50 × 50 और डिवाइडेड बाई में 127 × 100। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर से आप काटोगे ऐसा कुछ तो यह आएगा 25/127 एंड माइनस में आ जाएगा 0.15, यही आपका आंसर हो जाएगा। 25 × 5 = 125, लगभग ये 0.2 लिख सकते हो, 0.2 माइनस 0.15। ठीक है, तो 0.2 माइनस 0.15 करोगे तो 0.05 और 0.05 मतलब 1/20 और 1/20 मतलब अप्रॉक्स आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, 1/21 पॉइंट। मतलब देखो, जब भी ऑप्शन में आपका नियरेस्ट वैल्यू नहीं दिया गया, मतलब पास में वैल्यू नहीं दिया गया रहेगा, तो आपको अप्रॉक्स में आंसर निकाल लोगे तो भी चल जाएगा। लेकिन जब एकदम पास में वैल्यू रहता, 21 दिया है, 20 दिया है, ठीक है, 20 दशमलव कुछ दिया है, तो अभी तो दूर में वैल्यू है, इसलिए आपका आंसर ए आसानी से पता चल गया। 62 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, पेनिट्रेशन टेस्ट से हम लोग क्या करते हैं, तो ग्रेड ऑफ एसफॉल्ट सीमेंट ग्रेडेशन निकालते हैं। मार्शल टेस्ट क्या होता है, तो मार्शल टेस्ट से हम लोग डिज़ाइन ऑफ बिटुमिनस कॉन्क्रीट मिक्स, मतलब बिटुमिनस कॉन्क्रीट मिक्स डिज़ाइन करते हैं, डिज़ाइन ऑफ बिटुमिनस पेवमेंट। उसके बाद फिर रिंग एंड बाल टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट होता है। ठीक है ना, सॉफ्टनिंग पॉइंट डिटरमाइन करते हैं किसके हेल्प से, रिंग एंड बाल टेस्ट के हेल्प से। उसके बाद बेंकलमैन बीम टेस्ट होता है, बेंकलमैन बीम टेस्ट से ओवरले डिज़ाइन करते हैं, बेंकलमैन बीम टेस्ट से क्या करते हैं, ओवरले डिज़ाइन करते हैं। 163 नंबर क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे, इन द डिज़ाइन ऑफ द हाईवे एक्सपांसन एंड द कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट शुड बी प्रेफरेबली बी। अब हम लोग पढ़े कितना है, 20 से 25 mm एक्सपांसन जॉइंट पढ़े हैं, या फिर 20 से 30 mm बोल सकते, नहीं मीटर, है ना, और 4.5 मीटर क्या पढ़े हुए हैं, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट पढ़े हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 25 और 5 भी बोलता है, या फिर 25 और 4.5 बोलता है, तो हम लोग उसको आंसर ले लेते, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो इससे हमको समझ में आना चाहिए कि ये विंटर रीजन के लिए पूछ रहा है, विंटर रीजन में जस्ट डबल हो जाता है, तो 25 का 50 हो जाएगा और 4.5 का लगभग 10 हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। तो आपका एक्सपांसन जॉइंट 50 मीटर, जबकि कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट क्या हो जाएगा, 10 मीटर। एंड देन रिफ्लेक्शन क्रैकिंग इज ऑब्जर्व्ड इन, अभी मैं बताया रिफ्लेक्शन क्रैकिंग जो होता है बिटुमिनस ओवरले ओवर क्या हो जाएगा आपका, सीमेंट कॉन्क्रीट सरफेस। जब सीमेंट कॉन्क्रीट सरफेस के ऊपर में बिटुमिनस पेवमेंट आप लोग डाल दोगे तो आपको रिफ्लेक्शन क्रैकिंग देखने को मिल सकता है। 165 नंबर क्वेश्चन में आपको साइकोलॉजिकल वाइडनिंग के बारे में पूछ रहा है। साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग होता था, मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग होता था, तो हम लोग क्या बोलते थे, क्या फार्मूला होता था, V/9.5 √/r, इसका फार्मूला होता था। अब इसको अप्रॉक्स में ये भी लिख सकता हूँ क्या, V/10 × √/r। अब यही तो किया है, वो 10 को ऊपर ले गया है, मतलब 0.1 V/√/r भी बोल सकते हो। 166 नंबर क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ द हिल रोड कंस्ट्रक्शन डज नॉट हेल्प इन द प्रिवेंशन ऑफ द लैंडस्लाइड इन द मानसून सीजन, मतलब कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि लैंडस्लाइड
से प्रोटेक्शन नहीं देगा। रिटेनिंग वॉल भी देगा, केज वाटर बेसिन भी देता है, ब्रेस्ट वॉल भी देता है। हेयर पिन बेंड तो एक रोड का टाइप है, ठीक है, तो ये नहीं देता है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा जो है प्रिवेंशन नहीं देता लैंडस्लाइड से, तो हेयर पिन बेंड। तो इस प्रकार से आज का लेक्चर को समाप्त करते हैं। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट कर सकते हो, और लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।